So our next question is, following is not the disturbance of consciousness. फॉलोइंग इज़ नॉट द डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस. यहाँ पर भी हमें कीवर्ड देखना है कि कीवर्ड हमारा क्या आ रहा है. तो कीवर्ड है हमारा नॉट. मतलब इन सब में से जितने भी ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस में से एक जो ऑप्शन है वो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड नहीं होगा. जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड नहीं होगा. तो वो आपको बताना है कि वो कौन सा आंसर, वो कौन सा ऑप्शन है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा. कन्फ्यूजन, कोमा, हेलुसिनेशन, स्टूपॉर. स्टूपॉर क्या होता है? म्यूटिज्म विद अकाइनेशिया. पेशेंट जो है ये चुप हो जाएगा, बिल्कुल साइलेंट रहेगा, म्यूट रहेगा, और अकाइनेशिया मतलब किसी भी तरीके के मूवमेंट्स भी वो नहीं करेगा. तो इसको हम कहते हैं स्टूपॉर. कन्फ्यूजन मतलब आप समझ रहे हैं कि कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है? नॉट अप्रोप्रिएट टू एनीथिंग, नॉट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग एनीथिंग, मतलब कन्फ्यूज्ड है. कोमा मीन्स पेशेंट जो है फिजिकली सारे प्रोसेस चल रहे हैं, मतलब ब्रीदिंग कर रहा है, हार्ट रेट चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. सो पेशेंट इज नॉट अवेक और couldn't do anything. बट यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मोस्टली सीन इन साइकेट्रिक पेशेंट्स. हेलुसिनेशन मोस्टली सीन इन साइकेट्रिक पेशेंट. मोस्टली कहाँ देख, उसमें भी कहाँ देखने को मिलता है? मोस्टली सीजोफ्रेनिया में. तो हेलुसिनेशन जो है, कन्फ्यूजन कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, कोमा भी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, स्टूपर भी. बट हेलुसिनेशन इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस. इट इज रिलेटेड mainly to psychiatric disorders. It is related mainly in psychiatric disorders. So our correct option is option third, hallucination. Hallucination is not related to consciousness. It is a psychiatric disorder और mostly देखने को मिलता है सीजोफ्रेनिया में, और वो भी मोस्टली जो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट रिमेन म्यूट एंड मोशनलेस. ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया. स्टूपर में क्या होता है? म्यूट, म्यूटिज्म इज म्यूट, और अकाइनेशिया मतलब कि कोई भी बॉडी के मूवमेंट नहीं कर रहा है. सेम क्वेश्चंस कम हेयर. द डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट रिमेन्स म्यूट एंड मोशनलेस. तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर स्टूपर का मतलब होता है म्यूटिज्म और अकाइनेशिया, और ये कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है जो कि यहाँ पर ही पूछा है, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस. तो ऐसे कई बार क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें भी कई बार ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं जो कि आपस में एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको, जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन जाके मान लो कि 10th क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है. तो आपस में एग्ज़ाम में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चंस में ही आंसर मिल जाते हैं. तो बहुत ही कॉन्शियसली हमें एग्ज़ाम देना होता है, ताकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी हेल्प हो जाती है, हमें क्वेश्चंस में ही आंसर मिल जाते हैं. सो डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट रिमेन म्यूट एंड मोशनलेस. हेलुसिनेशन मैंने आपको बताया ये साइकेट्री डिसऑर्डर है, और ये जो है ज़्यादातर सीजोफ्रेनिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है. कन्फ्यूजन इज ऑल्सो डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, बट यहाँ पे पेशेंट म्यूट और मोशनलेस नहीं रहता है. यहाँ पर कीवर्ड क्या है? म्यूट एंड मोशनलेस. क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? स्टूपर. स्टूपर में पेशेंट जो है म्यूट एंड मोशनलेस रहता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज स्पिन बर्केट साइन इज एन इंडिकेटर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
स्पिन बर्केट साइन किसमें देखने को मिलता है? मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन एंड वॉमिटिंग। स्पिन बर्केट साइन इज एन इंडिकेटर ऑफ। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देखना है। आप गूगल करिए, बुक पढ़िए, जो भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे, और इस वीडियो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। और अगर आप लोग क्वेश्चंस देखते हैं, आपको सही लगते हैं क्वेश्चंस, आपको हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके इनके आंसर क्या दिया करिए, तो हम जो है आगे फर्दर इस क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकें। Dopamine is used as a priority treatment in shock because. Dopamine is used as a priority treatment in a shock because. बिकॉज डोपामीन जो है ये वैसोडायलेटर इफेक्ट करता है। डोपामीन का जो है वैसोडायलेटर इफेक्ट होता है। और शॉक में क्या होगा? शॉक की कंडीशन में क्या होगा कि जो बॉडी है उसके अंदर हाइपोवॉलीमिया है या फिर कार्डियोजेनिक शॉक है, तो जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से बीट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या होगा, किडनी के अंदर या फिर किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी रीनल हाइपोक्सिया होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रीनल हाइपोक्सिया। लेट मी टेक अ न्यू पेज फॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या होगा, शॉक होगा, शॉक के बाद क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी, जो कि क्या करेगी, रीनल हाइपोक्सिया, जो कि करेगी रीनल हाइपोक्सिया। रीनल हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा इरेथ्रोपोइटिन, इरेथ्रोपोइटिन रिलीज होगा। इरेथ्रोपोइटिन क्या करेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। और यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड आरबीसी लेवल, जो क्या करेगा, इंक्रीज कंसिस्टेंसी ऑफ आरबीसी इन ब्लड। तो इन सारी कंडीशंस में क्या होगा, आरबीसी जब ब्लड में बढ़ जाएगा, यहाँ से फिर ये जो है हिमेटोक्रिट लेवल्स बढ़ेंगे, और वहाँ से क्या है, फिर डिफरेंट एक कंडीशन चालू हो जाएगी, डिफरेंट एक डिजीज कंडीशन चालू हो जाएगी। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करना है, हमें क्या करना है, शॉक को ट्रीट करना है। बट शॉक को ट्रीट करने के लिए तो हम कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट हम ऐसी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ऐसी ड्रग हमें यूज़ करना है जो कि शॉक को ट्रीट करे, साथ में वैसोडाइलेटर का काम करे और रीनल ब्लड फ्लो बढ़ा दे। ऐसी ड्रग हमें यूज़ करना है जो कि रीनल ब्लड फ्लो भी बढ़ा दे, शॉक भी ट्रीट कर दे। तो हम ऐसी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास ड्रग है डोपामीन। डोपामीन हम यूज़ कर रहे हैं ताकि रीनल ब्लड फ्लो बढ़े और ये सारी जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकें। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, डोपामीन हम यूज़ करें, डिक्रीज रीनल फिल्ट्रेशन, नो, ये तो कंडीशन को और सीवियर कर देगा। पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ऑफ कोर्स नॉट, डोपामीन इज अ वैसोडाइलेटर ड्रग। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट,
ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज, बट ऐसे नहीं इंक्रीज करेगा, डायरेक्ट जाके का हार्ट पे अफेक्ट करके इंक्रीज नहीं करेगा। ऐसे वजह से वैसोडाइलेटर इफेक्ट आया इसका, तो वेसल्स डायलेट हो गई हैं पूरी बॉडी में, वेसल्स में जो है ब्लड अच्छे सर्कुलेट हो रहा है, तो फिर इन्फीरियर वेना कावा में भी अच्छा ब्लड सर्कुलेट होगा और फिर हार्ट को भी एक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड मिलेगा। इस तरीके से ये ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, डायरेक्ट जाके ऐसे कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाकर इस तरीके से फंक्शन एग्जैक्टली नहीं होगा। तो हम डोपामिन क्यों दे रहे हैं? इट हैज़ इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, इट विल इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। So the first option is the correct answer. Dopamine will increase renal blood flow. Not the function of amniotic fluid. This is also a very important question. Keyword is the not. इनमें से जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड का काम नहीं है। What is amniotic fluid? Fluid present in mother's uterus which will help in fetal growth। ठीक है, ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो कुशन इफेक्ट टू द फीटस, ठीक है, कुशन इफेक्ट मतलब कि जो इंजरी है एक्सटर्नल इंजरी से प्रिवेंट करेगा, फाइन। मेंटेन इवन टेम्परेचर ऑफ द फीटस, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट। प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट को प्रोमोट करेगा तो फीटस के डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, और फ्लूइड है तो बाहर से एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है उसको ही प्रिवेंट। इम्प्रूव यूरिन आउटपुट, इसका कोई लेना देना नहीं है एमनियोटिक फ्लूइड से, और यहाँ पर ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि इम्प्रूव करेगा यूरिन आउटपुट किसका, मदर का या फीटस का। इसको भी यहाँ पर नहीं शो किया गया कि इम्प्रूव करेगा यूरिन आउटपुट किसका इम्प्रूव होगा, मदर का या फीटस का। सो यहाँ पर इसको भी नहीं दिखाया गया, नॉट द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो हमारा जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है ये तो फंक्शन है एमनियोटिक फ्लूइड के, बट फोर्थ जो है ये फंक्शन नहीं है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है क्लियर, कलरलेस होता है। टर्म पे जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 600 to 800 ml होता है। प्री टर्म कंडीशन में 1000 to 1200 ml होता है, और पोस्ट टर्म कंडीशन में 200 और इक्वल टू 200 ml होता है। अगर टर्म पे आपको एक रेंज दिया हो तो आपको ये सिलेक्ट करना है, बट अगर रेंज ना दिया हो तो आपको 800 ml सिलेक्ट करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, नॉट द फंक्शन है एमनियोटिक फ्लूइड, तो क्वेश्चन इफेक्ट फंक्शन है, मेंटेन टेम्परेचर इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, बट ये प्रोमोट नहीं करता है, सॉरी ये प्रोमोट करेगा फीटल डेवलपमेंट को, बट ये यूरिन आउटपुट को प्रोमोट नहीं करेगा। आइडेंटिफाई दिस इमेज, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इमेज। ये क्या आपको दिख रहा है, ये ब्लेड है, दिस इज सिम्स स्पेकुलम, दिस इज सिम्स स्पेक्यूलम। ये जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं ब्लेड, एंड दिस इज यूज्ड इन, दिस इज मोस्टली यूज्ड इन गायनेकोलॉजी और ड्यूरिंग द लेबर और वजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज द सिम्स स्पेक्यूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। कोई पेशेंट है जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, कोई पेशेंट है जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड हैव हाई ब्लड प्रेशर। और जब हमने देखा तो हमने देखा कि उसका बीपी भी बढ़ा हुआ है और कफ कर रहा है पेशेंट।
व्हाट इज़ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। तो पहले प्रोसीजर क्या चल रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और कंप्लेन किसकी कर रहा है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग की, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है। और जब हमने नोटिस किया तो हमने देखा कि बीपी बढ़ा हुआ है और कफ कर रहा है। तो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कब होगा, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होगा विदिन 15 मिनट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं किया है तो ये एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है, बट एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन में क्या होगा, डिजीनेस, रेडनेस, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस आएंगे और पेशेंट कफ नहीं करेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है, सेप्सिस। सेप्सिस तो ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से इन्फेक्शन हो गया, बट ये हमें तुरंत पता नहीं चलेगा, ये हमें पता चलेगा लेटर ऑन। एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन, तो यहाँ पे हम देखेंगे हीमोलाइटिक रिएक्शन जब होगा तो यूरिन में हम देखेंगे आरबीसीज का प्रेजेंट, बट यहाँ पर क्या देखा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और बीपी बढ़ा हुआ है और सांस लेने में प्रॉब्लम, कफ हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया और ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की वजह से हुआ है पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड जाके फर्दर कॉज करेगा पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा होने की वजह से पेशेंट को होगा डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग और पेशेंट करेगा कफ। तो ये सारा आपस में क्यों हुआ है, सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक पेशेंट है जिसका हम देख रहे हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हाई ब्लड प्रेशर है और डिफ़िकल्ट हो रही है उसको सांस लेने में और कफ कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा सर्कुलेटरी ओवरलोड। पेशेंट को क्या हुआ है, सर्कुलेटरी ओवरलोड। द ऑप्शन इज थर्ड, सर्कुलेटरी ओवरलोड इज द करेक्ट आंसर। कॉमन फाइंडिंग इन अ चिल्ड्रन विथ कार्डियक मालफॉर्मेशन। एक बच्चा है जो कार्डियक मालफॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से हमें क्या कॉमन फाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो कार्डियक मालफॉर्मेशन हुआ है तो कंप्लीट बॉडी इफेक्ट हो रही है, मतलब कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है एंड ऑल। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा डिले फिजिकल ग्रोथ। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर फोर्थ। वो आइडेंटिफाई दिस इमेज, दिस इमेज इज कॉल्ड बेन सर्किट। बेन सर्किट है, इस वाले चैम्बर को हम यूज़ करते हैं O2 सप्लाई से, जहाँ से भी हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है वहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। बेन सर्किट, और ये जो सेक्शन है इसको हम कनेक्ट करते हैं पेशेंट से, और जब भी यहाँ से क्या है O2 सप्लाई से यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी तो ये इन्फ्लेट होगा, दिस विल इन्फ्लेट, और ये इन्फ्लेट होगा और हम इसको जब भी प्रेस करेंगे तो यहाँ से पूरा ऑक्सीजन सप्लाई होकर यहाँ से पेशेंट को जाएगा। तो जब भी कोई पेशेंट जैसे वेंटी पे है और सीटी के लिए जाना है पेशेंट या एमआरआई के लिए जाएगा पेशेंट,
तो हम वेंटी को लेके नहीं जा सकते हैं, तो हम ये बैन सर्किट यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से हम इस वाले सेक्शन को कनेक्ट कर देते हैं और इस सेक्शन को हम पेशेंट से कनेक्ट करते हैं। जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन जाएगी, ये जो बलून है ये इन्फ्लेट होगा और फिर जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो यहाँ से ये पूरा, यहाँ से पेशेंट को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। और इसमें 100% जो है प्योर ऑक्सीजन जाता है, जिसकी वजह से डिसैच भी नहीं होता है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल भी डिक्रीज़ नहीं होता है। और कई बार हम इसको एज अ एम्बू भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई इंटुबेशन कर रहे हैं और उस कंडीशन में भी हम एज अ एम्बू भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इमेज इज़ अ बैन सर्किट।